पिछले वीडियोस में अमूमन मोटे तौर पर हमने ये समझने और समझाने की कोशिश की कि सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं की तैयारी किस अवस्था में प्रारंभ कर देने की आवश्यकता है। जो स्ट्रगल है या जो उस परीक्षाओं का बोझ है उसको हम किस उम्र से अगर उस परीक्षा की तरफ देखना शुरू कर दें, प्रारंभ कर दें, मोटे तौर पर एक विजन डेवलप करने की कोशिश करें तो हमें कितनी सहूलियत हो सकती है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि 11वीं क्लास में किस तरह से इंजीनियरिंग करने वाला स्टूडेंट अपने मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर सजग रहता है। मेडिकल में जाने वाला स्टूडेंट बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को लेकर कितना परिश्रम करता है। अकाउंट्स में जाने वाले की हालत, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और बाकी स्ट्रीम के लोगों की भी हालत कमोवेश यही होती है। तथ्यात्मक दृष्टि से हमने इन सारी चीजों को सत्यापित करने की कोशिश की कि आप जब सिविल सेवा परीक्षा में ग्रेजुएशन करने के बाद एग्जाम देते हैं तो लगभग ये 500 नंबर हैं जो 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं। इन्हीं मार्क्स को आप टटोल चुके होते हैं। बाकी हमने ये दिखाने की कोशिश की कि 1750 मार्क्स के अंदर जो ये 500 मार्क्स हम घटाते हैं तो ये 1250 मार्क्स की तैयारी हर किसी को करनी है, चाहे वो इंजीनियरिंग स्ट्रीम से आए या मेडिकल के स्ट्रीम से आए या अकाउंट्स की स्ट्रीम से आए या एमबीए करके आए, कुछ भी करके आए। अब इसकी तैयारी क्यों हमें कम उम्र में शुरू कर देनी चाहिए, इस पर हम जब लेक्चर और क्लासरूम प्रोग्राम में जाएंगे तो और बड़े बृहद ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। या आप अगर क्लासरूम प्रोग्राम में जब इनरोल हो जाएंगे तो 5, 10, 15 क्लासरूम प्रोग्राम के बाद आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों इसकी शुरुआत अभी से करने की जरूरत है। ये एक सतत प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया की शुरुआत जितने प्रारंभ में हम करेंगे उतनी ज्यादा सफलता के नजदीक पहुंचने की संभावना हमारे लिए बढ़ेगी। ये मैंने बोर्ड के ऊपर 2025/1072 लिखा हुआ है। आपको मैंने पिछली बार बता ही दिया था कि ये टोटल 1750 मार्क्स के रिटन एग्जाम होते हैं और वो उन पेपर्स के एग्जाम होते हैं विच इज काउंटेड फॉर मेरिट, सिलेक्शन के लिए। और उसके बाद से पर्सनालिटी टेस्ट होता है, वो 275 मार्क्स का होता है। ये टोटल मिला के 2025 मार्क्स के एग्जामिनेशन होते हैं और उसमें ये जो 1072 है ये एक आईएएस टॉपर का स्कोर है। इसको जब आप गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा, जिसकी रैंक 1 है। तो मोटे तौर पर 2000 का 50% 1000 होता है और 72 का 36 यानी 1036 मार्क्स यानी 50% मार्क्स लेकर लगभग कमोवेश 50 नहीं तो ये 52% के करीब का मार्क्स है। इतने मार्क्स के साथ सिविल सर्विसेज का टॉपर जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर प्लेस्ड होता है। ये पैटर्न ठीक उसी प्रकार का है कि जैसे चावल बनता है तो चावल के हर दाने को दबाकर देखने की आवश्यकता नहीं होती है कि चावल कितना पका हुआ है। 10 साल 15 साल से यही पैटर्न है। इसी तरह से मार्क्स आते हैं, कोई 60% और 70% मार्क्स सिविल सर्विसेज के एग्जाम में लेकर नहीं आता है। तो यानी हमारी जो स्कोरिंग है अगर वो 50 से 52% के बीच में है तो हमारे लिए सफलता निश्चित है। इस 50 से 52% के अंदर इसमें एक टेक्निकलिटी को समझिए। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि किस तरह से हमारे लिए तैयारी प्रारंभ में करना आवश्यक है। और इसके लिए ये जो हमारे पास उपलब्ध डेटा है, उपलब्ध स्कोरिंग जो जिन सब्जेक्ट के लिए मार्क्स एलोकेट किए गए हैं उसको समझने की आवश्यकता है कि मार्क्स आते कैसे हैं। निश्चित
तौर पर सिविल सेवा की परीक्षा आपके नॉलेज, ज्ञान की गहराई को भी मापने की कोशिश करता है, लेकिन आपको यह समझने की आवश्यकता है कि ये आपको किसी विषय की विशेषज्ञता की उम्मीद नहीं करता है। इसलिए अगर आपने संतुलित तौर पर पढ़ाई की, अपनी भाषा को अच्छा रखा, चाहे वो आपका मीडियम इंग्लिश हो या हिंदी हो या लोकल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाषा और आंसर राइटिंग स्किल, ये दो चीज जो है इस एग्जामिनेशन की सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। आंसर का प्रेजेंटेशन आगे हम आपको एग्जांपल्स में बताएंगे कि किस तरह से, अगर आपने 11वीं और 12वीं के भी सिलेबस को, अगर उसके इकोनॉमिक के सिलेबस को, हिस्ट्री के सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ा है, तो किस तरह से उस हिस्से को बहुत अच्छी से आप छू सकते हैं जो सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस का, पाठ्यक्रम का हिस्सा है। अब हमने आपको यह दिखाने की कोशिश की कि 1072 मार्क्स यानी 50 से 52% के बीच सिविल सर्विस एग्जाम का फर्स्ट रैंक होल्डर प्रोड्यूस हो रहा है। ये 275 मार्क्स जो है पर्सनालिटी टेस्ट के, ये कॉल आने के लिए आपको मेंस एग्जाम्स को क्लियर करने की आवश्यकता होती है। अब यहां समझने की आवश्यकता है, ये 1750 मार्क्स में अगर हमने 900 नंबर पर इस कॉल को रिसीव किया, यानी हमें इंटरव्यू के लिए बुलावा आया और हमने किसी वजहों से उस इंटरव्यू में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जिस परफॉर्मेंस की हमारी उम्मीद थी, तो आजकल के जो सेट पैटर्न है उसमें 150 160 मार्क्स मिल सकते हैं। यानी अगर 900 मार्क्स पर रिटन एग्जाम में मार्क्स लेकर आप पर्सनालिटी टेस्ट में 150 और 160 मार्क्स भी लाते हैं, तो भी आप यूपीएससी में फर्स्ट से लेकर 10 के बीच में रहने की उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन यूपीएससी का टॉपर ऐसा डिसाइड नहीं होता है। जो पेपर देकर आता है उसे भी नहीं पता होता है कि वो टॉप करने वाला है। उसके अंदर एक आत्मविश्वास होता है, लेकिन कभी वो टॉपर ये क्लेम नहीं करेगा कि इस बार मैं ही टॉप करने वाला हूं। और जब वो टॉप कर जाएगा तो भी क्लेम नहीं करेगा कि मुझे पता था, क्योंकि सच में ये किसी को पता नहीं होता। हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि ये जो 1750 मार्क्स हैं, अगर इसमें जैसे आज के पैटर्न में हम देखते हैं 800 नंबर पर अगर हमारा कॉल आता है और पर्सनालिटी टेस्ट में हमें सिर्फ 150 मार्क्स आता है, तो हमारे पास टोटल 950 मार्क्स रहते हैं सिर्फ। अगर 200 मार्क्स मिलते हैं तो 1000 मार्क्स आता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले से 50वें रैंक के बीच में जो नंबरों का गैप होता है वो कभी कभी पहले रैंक का अगर 1072 है और 50वें रैंक के पास अगर आप आएंगे तो हो सकता है ये 950 मार्क या 972 मार्क्स पर मिले। तो हमारी कोशिश ये है कि जो हमारा इंटरव्यू का कॉल आए उसके पहले हम जो मेंस के एग्जाम हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को स्कोर कर सकें, कि हम इसके ऊपर डिपेंडेंसी को कम कर सकें। क्योंकि ये इंटरव्यू पैनल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस ढंग से आपके व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी टेस्ट है वो नॉलेज टेस्ट नहीं है, आपके व्यक्तित्व को आंकते हैं और किस ढंग से आपसे सवाल करते हैं। इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न और रूल नहीं होता है। तो अब हमारे पास ये 1750 मार्क्स जो हैं, इसमें 500 मार्क्स निश्चित तौर पर उस ऑप्शनल सब्जेक्ट का है जो आप ग्रेजुएशन करने के बाद चूज करेंगे। हो सकता है ये आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो,
बहुत सारे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, हिंदी, फिलॉसफी, तमाम विषयों को लेकर भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम क्लियर करते रहे। हम चर्चा करेंगे उन विषयों की जिसकी तैयारी हम अभी से शुरू कर सकते हैं, और उन विषयों की तैयारी करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है और किस प्रकार से तैयारी करना है। आप लोगों के लिए जो मैंने सिलेबस बनाया है, और जब जो विद्यार्थी मेरे साथ क्लासरूम प्रोग्राम में इंगेज होंगे, उनके लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव करना है, उनके आंसर राइटिंग को कैसे इंप्रूव करना है, और किस ढंग से आपको नॉलेज ट्रांसफर करना है, मेरे द्वारा ये नॉलेज ट्रांसफर होगा कि जब आप अभी, अगर आप 11वीं में हैं तो लगभग 5 साल बाद, और अगर ग्रेजुएशन में हैं तो 3 साल बाद, जब आप सिविल सर्विसेज के मैदान में उतरें तो उस नॉलेज के सहारे जो ये 1250 मार्क्स हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा अंकों की प्राप्ति कर सके। इस पूरे सिलेबस को वैसे YouTube पर मैं लेक्चर अपलोड करता रहूंगा, लेकिन जो क्लासरूम प्रोग्राम है उसमें हम आपके साथ काम करेंगे। फोर्टनाइटली आपके टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट का एवेल्युएशन करेंगे। हमारे साथ जो टीम है, हमारे साथ के लोग हैं, वो आपके साथ काम करके आपके आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि ये संक्रमण काल है, कोरोना का काल है, इसलिए ऑफलाइन मीटिंग की अभी उम्मीद ना रखें, लेकिन आगे चलकर ऑफलाइन मीटिंग होनी ही है जैसे ये समय बेहतर होकर आएगा। तो जरा सा हम थोड़े से समय में समझते हैं कि हम कैसे काम करने की शुरुआत करेंगे। मैं 2 तरह के विद्यार्थियों को लेता हूं। एक जो 10वीं का रिजल्ट सीबीएसई ने और सबने बोल दिया है कि वो तो आपके एक सेट पैटर्न है, उसके आधार पर डिक्लेयर किया जाएगा। तो जो 10वीं के विद्यार्थी हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि आज की डेट में वो अगर इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, मेडिकल नहीं कर रहे हैं, या सीए बनने का नहीं सोच रहे हैं, तो उनके पास बहुत तेरा समय है। अगर सच में वो आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं और ये सारी चीजें भी करना चाहते हैं, तो भी वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और जो कुछ नहीं कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो जुड़े। आपके लिए यह समय सर्वथा उपयुक्त है। ये लगभग 12 से 15 महीने का टोटल कोर्स है। इस टोटल कोर्स में हम किस किस पेपर को आपको छुलाने की कोशिश करेंगे उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा जो लोग 12वीं के एग्जाम के बाद ग्रेजुएशन में हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वो हमसे सलाह ले सकते हैं कि उस तैयारी को कैसे करें, और वो भी हमारे क्लासरूम प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं। उनके लिए भी बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन लाइन को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी, और आपको इस ढंग से साथ लेकर चलने की कोशिश होगी कि आगे चलकर इन विषयों में आपकी दक्षता का स्तर औरों की तुलना में ज्यादा हो। इसके अलावा जो लोग ग्रेजुएशन कर भी चुके हैं और जिनके पास सिविल सर्विसेज को लेकर बेस नहीं है, वो भी इस प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं। लेकिन जो लोग एक बेस के साथ एक बार प्रिपरेशन कर चुके हैं, तैयारी कर चुके हैं, कहीं एनरोल हैं, उनको इस प्रोग्राम से टॉपिक से हल्की फुल्की मदद मिल जाएगी, लेकिन वो दक्षता हासिल नहीं कर पाएंगे जिसके सहारे वो अचानक से, चूंकि वो इन सब विषयों को देख चुके हैं, समझ चुके हैं, उनका सेट ऑफ फ्रेम है, सेट ऑफ माइंड है। उनके लिए हमारे पास दूसरा चैनल है जहां पर हम करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स और आगे चल के पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे और पढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो ये शुरुआत है इस चैनल पर, विंग्स द प्लेटफॉर्म फॉर आईएएस एस्पिरेंट्स, ये छोटे लोगों को साथ लेकर
चलने की कोशिश है, जो सिविल सर्विसेज को लेकर ये मानते हैं कि उनके पास वो बेस लाइन नहीं है जिसके आधार पर वो तैयारी कर सकते हैं। और ये सिर्फ इसलिए है कि वो तैयारी प्रारंभ से करें। देश की चुनौतियों को समझने के लिए एक सर्वांगीण दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यू नीड ए कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव विजन टू अंडरस्टैंड what is going on in this country and what as a civil servant you can do the इसके बाद से हमारी जो आवश्यकता है, हम ये भी समझने की आवश्यकता है कि एक सिविल सर्वेंट के लिए जो सबसे ऊंचा ओहदा होता है वो सीएस का होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है। आप जब इस पोस्ट को देखेंगे तो पाएंगे कि 22 साल, 23 साल, 24 साल या मैक्सिमम 25 साल, यानी इस उम्र में जो लोग सिविल सर्विस के एग्जाम को पास करते हैं और आईएएस बनते हैं, उनके लिए इस पोस्ट तक जाने की संभावना ज्यादा है। इसलिए मेरा यह भी मानना है कि जो विद्यार्थी इस कोर्स से जुड़ते हैं वो कम स्ट्रगल के साथ, कम उम्र में, कम अटेम्प्ट में इस सफलता को पा सकते हैं, जिसके सहारे वो उनकी सर्विस लेंथ में वो कैपेसिटी जनरेट कर सकते हैं। सर्विस लेंथ इतनी लंबी हो सकती है कि वो भारत के जो कैबिनेट सचिव का ये पद होता है वहां तक वो पहुंचने की क्षमता रखें। तो ये सारी बातें हमारे कहने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम आपको इस सर्विस के प्रति रुचि तो पैदा कर ही सके, एक आकर्षण पैदा कर सके, लेकिन हम समझा सकें कि देर ना करो, देर करने से जो परेशानियां होती हैं उसको टालो, और ये जितने देर तक के लिए टलेगा उतना अच्छा होगा। तो ये जो पूरा पैकेज है ये 12 से 15 महीने का, ये मैं फ्लेक्सिबल ड्यूरेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो लोग हैं उसको लेकर कभी कभी क्या होता है कि जब आप क्लासरूम में जाते हैं, क्लास के साथ जब इंगेज होना चालू होते हैं, इनरोल होना चालू होते हैं, तब आपको लगता है कि जिस मोमेंटम या जिस स्पीड की हमने कल्पना की थी उस स्पीड के साथ इस क्लास को लेकर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये भी होता है कि हमने जो तुलना की थी उससे ज्यादा हम आगे जा रहे हैं। इसलिए ड्यूरेशन फ्लेक्सिबल है, 12 से 15 महीने का ड्यूरेशन है। हम इसमें जो पेपर 1 है एस्से का, उसको छूने की कोशिश करेंगे। सबसे आखिरी में, शुरुआती दौर में नहीं, सबसे आखिरी में हम जीएस 1 को छूने की कोशिश करेंगे। उसका कारण है आपको बाद में मैं बताऊंगा, क्योंकि वो काफी इंपैक्टफुल है, लेकिन वो उस तरह से डायनेमिक नहीं है, वो स्टैटिक पार्ट है। तो इसकी वजह से उसको बाद में करने के बाद से, एक बार सिलेबस को बाद में जब हम कॉम्प्रिहेंसिव रूप में करेंगे तो वो पार्ट करने के बाद हमारी तैयारी को एक संपूर्णता का आयाम मिलता है। ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी संपूर्ण हो चुकी है। हम पेपर 2 को भी देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम इसको भी पीछे के स्टेप में देखेंगे। जीएस 2 को हम प्रारंभ करेंगे जीएस 3 से। और बीच बीच में एस्से की प्रैक्टिस करेंगे और एस्से को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आधुनिक भाषा संरचना या आधुनिक शैली में एस्से को डिलीवर किया जा सकता है। ध्यान दें, सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में फिलोसॉफिकल एस्से से लेकर तथ्यात्मक एस्से पूछे जाते हैं। हमें तथ्यों को कैसे परोसना है, अपने फिलोसॉफिकल ब्रेन को या अपने दिमाग की जो सृजन करने की क्षमता है उस क्षमता को कैसे दुहना है, दोहन करना है, इन सारी विषयों की चर्चा करेंगे। आपको असाइनमेंट देंगे कि आप इन विषयों पर एस्से लिखें। ऑनलाइन टेस्ट लेने की भी कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, करेंगे ही। आपके आंसर शीट को एवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे, 1 to 1 बात करने की कोशिश करेंगे, और ये भी कोशिश करेंगे कि आपको हम इंप्रूव कर सकें। और इन विषयों में इंप्रूव होने के बाद
निश्चित तौर पर आप 11वीं 12वीं या ग्रेजुएशन में जिन सब्जेक्ट के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं वहां पर भी आपके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होगा। इस बात को आप निश्चित तौर पर मान लें और स्थापित कर लें। अब आप ये सोच सकते हैं कि मैंने सारे विषयों की तैयारी की, GS4 को मैंने छोड़ दिया। वो फिलोसफिकल विषय है और फिलोसफी का विषय है। इस विषय को हमने जानबूझकर छोड़ दिया है। हम ये समझते हैं कि इस विषय को समझने के लिए एक मैच्योरिटी के आधार होने की आवश्यकता है और वो आधार इन विषयों में संपूर्णता हासिल करने के बाद ही आ सकता है। इसलिए उसको हमने इस पूरे पाठ्यक्रम के कोर्स के हिसाब से उसको अलग रखा हुआ है। पर्सनालिटी टेस्ट के लिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर बताते चलेंगे आपको हर बार कि ये जो पर्सनालिटी टेस्ट 275 मार्क्स का होता है, कैसे इसकी शुरुआत 10वीं और 12वीं से होती है। क्योंकि जो डैफ भरा जाता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उस डैफ में जो आपका जीवन के इतने वर्षों में जो आपने उपलब्धियां हासिल की हैं और जो आपने अपने कर्मों से उस अपने बायोडाटा को सजाया है या सीवी को सजाया है, उसी के ऊपर सवाल होते हैं। तो कितना अच्छा है ये अवसर हमारे लिए कि हम अभी से उन सारी चीजों को सजाने की शुरुआत कर दें। इंस्टेंट ऑफ दैट मैंने सिविल सर्विसेज में बहुत टॉप करने वाले लोगों को भी देखा है कि डैब भरते वक्त वो परेशान हो जाते हैं, क्या इंटरेस्ट भर दूं, म्यूजिक भर दूं क्या, क्रिकेट भर दूं क्या। कितने लोगों की ये परेशानी है कि उन्होंने उस तरह का कोई इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं किया कि अगर इंटरव्यू बोर्ड उससे पूछे कि आपकी रुचि क्या है तो वो कुछ जवाब दे सकें। क्योंकि फिर इंटरव्यू बोर्ड में जो अनुभवी लोग बैठे रहते हैं वो सीधे आपसे सवाल करते हैं कि अच्छा ये बताइए, आपने तो लिख दिया आपका इंटरेस्ट म्यूजिक सुनने में है, तो कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं, रैप सुनना चाहते हैं, जैज सुनना चाहते हैं। मैं तो म्यूजिक में खुद पिछड़ा हुआ व्यक्ति हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बता सकता। तो सच में किसी ने लिख दिया मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो भाई कब से क्रिकेट खेलना पसंद है। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो इस तरह की तैयारी करते वक्त उन्होंने बोल दिया कि मैं बोल दूंगा कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। तो मैंने पूछा कि अच्छा ये बताओ, अगर आपसे पूछ देंगे कि टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे सक्सेसफुल सलामी जोड़ी कौन सी है, तो उन्होंने तपाक से उत्तर दिया सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। अब उनको ये समझ में ही नहीं आई बात कि सचिन तेंदुलकर टेस्ट क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते थे। तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने इस तरह का जवाब देने के बाद ये जो आप 900 नंबर लेकर भी जाएं, उस 275 नंबर में आपके सारे बने बनाए इंप्रेशन कहां चले जाएंगे। तो इस पर्सनालिटी टेस्ट के लिए भी हम आपको तैयार करते हैं। ये मैक्सिमम 15 महीने का जो कोर्स है उसमें फिर जब एक क्लासरूम हमारा इंगेज होगा, क्लासरूम प्रोग्राम, इसकी स्ट्रेंथ हमें बहुत सारे बच्चों की भीड़ नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि हम 1000 लोगों को एक साथ पढ़ाएं। हम ये भी नहीं चाहते कि 520 लोगों को एक साथ पढ़ाएं। हम कुछ प्रतिभावान लोग जो इतनी कम उम्र में IAS बनने का सपना देखते हैं, तो हमारे भी क्लासरूम में 120 की स्ट्रेंथ, एक बैच की स्ट्रेंथ मैं इतना ही चाहता हूं क्लासरूम प्रोग्राम के लिए। इसके अलावा अगर आपको वीडियो लेक्चर सुनने हैं और उसको डाउनलोड करना है और सुनना है, तो वो पैकेज बिल्कुल अलग है। आप वीडियो लेक्चर, अमूमन मैं YouTube में भी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स को अपलोड कर सकूं। वो वीडियो लेक्चर शुरुआती दौर में अमूमन फ्री ही होंगे और बाद में आप
मेल करके उसका लॉगिन एक्सेस वगैरह लेके उन वीडियो एक्सेस को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन क्लासरूम प्रोग्राम के एक बैच में मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये स्ट्रेंथ 120 से ज्यादा ना जाए। इसके फी स्ट्रक्चर को मैं अगले YouTube के वीडियो में जो अपलोड करूंगा उसकी कोशिश करूंगा। और ये बैचेज कितने हो ये भी मैं सोच रहा हूं, क्योंकि 12 से 15 महीने का जो ये कोर्स है उस सिलेबस को ब्रेक करके मैंने देखा है। उस सिलेबस को, इन सारी चीजों को ब्रेक करने के बाद अच्छा तो ये होता कि अगर मैं हफ्ते का आपसे 1 वीक का एटलीस्ट 8 से 10 घंटा लेता, यानी 2-2 घंटे की, 2.5 घंटे की 4 से 5 क्लास। लेकिन ये समझते हुए कि आप 11वीं में हैं, आप ग्रेजुएशन में हैं, आपकी व्यस्तता और भी कहीं है। और दूसरी चीज है जिस पर मैंने कुछ जो सक्सेसफुल विद्यार्थी हैं उनसे राय लिया, तो उन्होंने बोला कि सर हम लोगों के अंदर फैलाव की आदत हो जाती है। इन शब्द को समझिएगा, फैलाव। मसलन छोटा सा विषय आपको समझाता हूं। आज की डेट में कोविड, अब कोविड पर कैसे फैला जा सकता है? एम्स के डायरेक्टर हैं, उनका भी सुझाव है, WHO का सुझाव है, जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, ए फॉर अपोलो, एम फॉर मेदांता, सी फॉर फलाना, डी फॉर फलाना, उनका भी सुझाव है। जो लोकल डॉक्टर्स हैं जो बहुत बड़े हैं उनके भी फेसबुक पेज बने हुए हैं, उनका भी सुझाव है। और ये सुझाव कैसा है आपको पता करना है कि इसके बचाव के क्या तरीके सरकारी माध्यम से भी है। अब इस बचाव का तरीका जो है इसका, वो चीज हमें 10 जगह से एक ही चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा, हमें ये स्किल डेवलप करनी पड़ेगी कि अगर हमको कोविड के बचाव के तरीके को समझना है तो वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन किस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, और उस प्लेटफॉर्म के इतर जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो या तो उसी को रीसर्कुलेट कर रहे हैं या उसी को एम्प्लीफाई कर रहे हैं। और जब हमारे अंदर छोटी सी उम्र से इस बात की दक्षता आ जाए कि किस चीज को कहां से पाना है, तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा सिलेबस है, इसका जो फैलाव है वो इतना व्यापक है। एक एक विषयों पर इतनी पुस्तकें हैं और एक एक विषय इतने व्यापक हैं कि व्यक्ति उसी में भटक कर रह जाता है। लेकिन अल्टीमेटली सिविल सर्विसेज जो है वो PhD का एग्जाम नहीं है या रिसर्च का एग्जाम नहीं है, वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज को जांचने परखने के लिए लिया जाना वाला एग्जाम है। इस काल और परिस्थिति में देश को किस तरह के योग्य प्रशासकों की आवश्यकता है ये जानने की जरूरत है। छोटे शब्दों में बोलें तो आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप अगर आपके जिले में जिलाधिकारी रहते हुए ऑक्सीजन की समस्या उत्पन्न होती है तो आप वैज्ञानिक का रूप धरकर ऑक्सीजन बना नहीं सकते हैं, या डॉक्टर का रूप धर के उस बीमारों का इलाज नहीं कर सकते हैं। आप प्रशासक हैं और प्रशासक के रूप में आप कैसे योगदान कर सकते हैं, उसको जांचने और परखने के लिए एग्जामिनेशन है। तो छोटे से उम्र से जब इन सब चीजों का डेवलपमेंट हो जाता है कि हाँ इस विषय पर हमें इसको सुनना है, ये फाइनल अथॉरिटी हैं, बस इट्स एनफ,
उसके आगे हम नहीं जाएंगे। अब उसी को हमें आंसर राइटिंग में किस तरह से बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ लिखना है, यही हमारी प्रायोरिटीज है। तो जब इस तरह के विषय हमारे और आपके बीच इस तरह की समझ डेवलप हो जाए 12-15 महीने में, तो फिर वो जो 10-12 घंटे हैं, जो मैं 8, 10 या 12 घंटे की आपसे उम्मीद कर रहा था, वो अगर हम पर डे 1.25 या 1 घंटे भी रखें तो 7 से 8 घंटे में, 5 से 6 घंटे में भी कवर किया जा सकता है। शुरुआत में ये क्लास बड़े होंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी दक्षता बढ़ती जाएगी उस प्रकार से ही क्लासरूम को मैं छोटा करने की कोशिश करूंगा। आपके अंदर ये आदत डालने की कोशिश करूंगा कि व्यापक विषयों को भी किस प्रकार से किसी प्रामाणिक तरीके से, प्रामाणिक टेक्स्ट के माध्यम से, प्रामाणिक पुस्तकों के माध्यम से किस तरह से हमें उसको निचोड़ लेना है और अपने काम से मतलब रखकर आगे की तरफ बढ़ जाना है। तो ये हमारा प्रोग्राम है, ये हमारा चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए और हम आपको अगले बार जो एक होगा वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर नहीं होगा, हम सिलेबस का इंट्रोडक्शन करेंगे और चीज़ों का इंट्रोडक्टरी जूम के ऊपर एक वीडियो बना के आपको शेयर करेंगे और उसके बाद से क्लासरूम प्रोग्राम में एनरोलमेंट चालू होगा 1 दिन के अंदर। मैं ये चाहता हूं आने वाले दिनों में आपको वो डेट भी बता दिया जाएगा। पहली इच्छा ये है कि अगर 15 मई तक हम फर्स्ट बैच को शुरू कर सकें, ये हमारी इच्छा है, लेकिन ये सारी चीज़ों की निर्भरता आपके ऊपर निर्भर करती है। अगर हमारी स्ट्रेंथ 80+ भी हो गई तो हम कोशिश करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बदले उस समय आपको जूम के ऊपर से, जूम मीटिंग के द्वारा ही हम पढ़ाएंगे, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाएंगे, स्क्रीन शेयर करके पढ़ाएंगे। आपको टास्क दिया जाएगा, आपसे PDF अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, अपनी आंसर शीट मेल करने के लिए बोला जाएगा, वो आंसर शीट इवेलुएट होगी, फिर आपके साथ 1-to-1 सेशन होगा। इस प्रकार से मैं आपकी इस उम्र से ही आपके साथ जुड़कर आपको भारत के इस सुनहरे सर्विस के तरफ ले जाने के तरफ कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको इसमें सफलता जरूर प्राप्त हो। इन सब के बीच आप इस समय बच्चे ही हैं, उम्र कम है, घर में 10वीं के एग्जाम भी आपके नहीं हुए, ग्रेजुएशन के भी एग्जाम नहीं हो रहे हैं, 12वीं के भी एग्जाम नहीं हुए। घर में रहिए और कुछ अच्छी आदतें विकसित कीजिए और हमारे साथ जुड़िए और थोड़ा कदम हमारे साथ चलने की कोशिश कीजिए। क्या पता कि आपको आज के दिन के परिश्रम की जो परिश्रम आज आप हमारे साथ मिलकर करेंगे, उस परिश्रम का फल 2, 3, 4 साल बाद मिले और वो फल बहुत ही आपके लिए मीठा हो और आप अपने जीवन में सफल हो, ये हमारी उम्मीद है। इसके बाद का एक लेक्चर आएगा जिसमें हम कोर्स आर्किटेक्चर, वो जूम के ऊपर का वीडियो होगा, उसको यूट्यूब पर मैं अपलोड करूंगा, लेकिन उसके बाद से हम क्लासरूम प्रोग्राम के साथ शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।